24 साल की एक गरीब लड़की ने एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी की और 1 महीने बाद ही एक भयानक सच का पता चला। आइए इस दिलचस्प कहानी को सुने। प्रिया सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे गिरी हुई पत्तियों को झाड़ू से साफ कर रही थी। सुबह की पहली किरणें पत्तियों के बीच से छनकर उसके काले लंबे बालों पर पड़ रही थीं, जो उसकी गर्दन के पीछे बड़े करीने से बंधे हुए थे। उसके हाथ कठोर थे लेकिन फुर्तीले थे। झाड़ू का हर एक वार एक सरसराहट की आवाज़ पैदा कर रहा था, जो ग्रामीण सुबह की शांति को भंग कर रहा था। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे, एक फीके रंग की लंबी आस्तीन वाली कमीज़ और एक मोटे कपड़े की सलवार। अपनी मुश्किल भरी जिंदगी के बावजूद प्रिया अपनी गोरी त्वचा और बड़ी बड़ी गोल आंखों से एक सुंदर आभा बिखेर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जैसे कि उनमें एक लंबी कहानी छिपी हो। गांव का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और चहकती हुई आवाज़ में बोला, प्रिया दीदी, आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रही हो, आप कब वापस आओगी हमारे साथ खेलने के लिए? प्रिया धीरे से मुस्कुराई, झाड़ू नीचे रखकर लड़के के सिर पर हाथ फेरा। दीदी पैसे कमाने जा रही है, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? जब दीदी के पास समय होगा तो मैं तुम लोगों को चित्र बनाना सिखाऊंगी। लड़का सिर हिलाकर भाग गया। प्रिया उसे देखती रही। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसके दिमाग में फिर से उन बिलों के विचार आने लगे जिनका भुगतान अभी बाकी था। प्रिया का हर दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात खत्म होता था। एक छोटे से ढाबे में वेट्रेस की नौकरी से ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन यही उसकी आय का मुख्य स्रोत था, जिससे वह अपना जीवन चला रही थी। ढाबा गांव के किनारे पर था, जिसमें पुरानी लकड़ी की मेजें और छत से लटके लालटेनों से आती धुंधली रोशनी थी। तले हुए भोजन की गंध हमेशा हवा में तैरती रहती और हर दिन काम के बाद प्रिया के कपड़ों में बस जाती थी। शाम को जब ग्राहक कम हो जाते तो प्रिया अक्सर ढाबे के एक कोने में अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाए खाली सड़क की ओर देखती रहती। वह अपने माता पिता के बारे में सोचती, उनके साथ बिताए उन खुशियों भरे दिनों के बारे में, जब तक कि एक अप्रत्याशित दुर्घटना ने सब कुछ छीन नहीं लिया। जब भी वह यह सोचती, प्रिया की आंखें लाल हो जाती, लेकिन उसने कभी आंसू नहीं बहने दिए। मुझे मजबूत बनना होगा, वह खुद से कहती, अपनी कमीज़ के किनारे को कसकर पकड़ लेती, नहीं तो मेरी देखभाल कौन करेगा। ऐसी ही एक शाम श्री विक्रम सिंह पहली बार दिखाई दिए। उन्होंने एक शांत आचरण के साथ ढाबे में प्रवेश किया। एक गहरे रंग का सूट पहने हुए, जो पूरी तरह से फिट था, उनके चमड़े के जूते चमक रहे थे। उनकी आंखें तेज थीं, लेकिन जब उन्होंने प्रिया को देखा तो वह नरम हो गईं, जिज्ञासा और रुचि से भर गईं। उन्होंने एक साधारण व्यंजन का ऑर्डर दिया और फिर उस युवा लड़की को ध्यान से देखने लगे, जो मेज़ों के बीच व्यस्त थी। जब प्रिया खाना लेकर आई तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? प्रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी विनम्रता से जवाब दिया, जी 1 साल से ज़्यादा हो गया। श्री विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखें उसके चेहरे को परख रही थीं, जैसे कि वे उसके शांत बाहरी रूप के पीछे की आत्मा को पढ़ना चाहते हों। तुम बहुत मेहनत करती हो, इस उम्र में तो तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए और एक आरामदायक जीवन जीना चाहिए। इस बात ने प्रिया को चौंका दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बस सिर झुकाकर धीरे से कहा, जी मुझे आदत हो गई है, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। श्री विक्रम धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरा विचार था। किस्मत वह चीज़ नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते बेटी। जब वे चले गए तो प्रिया ने देखा कि मेज पर खाने के बिल से कहीं ज़्यादा बड़ा नोट रखा हुआ है। वह उन्हें वापस करने के लिए पीछे भागी, लेकिन श्री विक्रम तब तक अपनी कार में बैठकर जा चुके थे। उस दिन के बाद वह ढाबे के एक नियमित ग्राहक बन गए। हर बार वे एक ही जानी पहचानी मेज पर बैठते और प्रिया द्वारा परोसे जाने वाले भोजन का ऑर्डर देते। उनकी कहानी छोटी छोटी बातों से शुरू हुई और धीरे धीरे जीवन और उन आकांक्षाओं के बारे में लंबी बातचीत में बदल गई जो कभी अधूरी रह गई थी। छोटे ढाबे में शाम बिताना श्री विक्रम के लिए एक आदत बन गई।
वे हमेशा उस समय आते जब ग्राहक कम हो जाते, खिड़की के पास वाली मेज़ चुनते जहाँ से गांव की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता दिखाई देता था। उनका शांत सुरुचिपूर्ण आचरण हमेशा ध्यान आकर्षित करता था, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हर बार जब प्रिया खाना लाती तो वे उसे एक सौम्य मुस्कान देते और एक चिंताजनक सवाल पूछते। आज काम करके थकी तो नहीं बेटी? शुरुआत में प्रिया केवल औपचारिक रूप से जवाब देती, लेकिन धीरे धीरे उसे उनकी आंखों और आवाज़ में ईमानदारी महसूस होने लगी। श्री विक्रम ने उसे अपने जीवन की कहानियाँ सुनाई, एक गरीब लड़के की कहानी जो एक गांव में पला बढ़ा, जिसने अपना साम्राज्य बनाने के लिए हर तरह के काम किए। मैं भी तुम्हारी तरह था, उन्होंने कहा। उनकी आंखें दूर सड़क पर टिकी थीं, जगह जगह मजदूरी करता था। बस फ़र्क इतना था कि उस समय मेरे पास साझा करने के लिए कोई नहीं था। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसे उनकी बातों में न केवल गर्व बल्कि एक ऐसा अकेलापन भी महसूस हुआ जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। एक शाम ढाबे में ग्राहकों के चले जाने के बाद भी श्री विक्रम नहीं गए। प्रिया मेज साफ करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उसे रोक लिया। बेटी, क्या तुम एक पल के लिए यहाँ बैठ सकती हो? मुझे कुछ कहना है। प्रिया थोड़ी असहज हुई, लेकिन उनकी सच्ची आंखों ने उसे मना करने से रोक दिया। वह उनके सामने बैठ गई, अपने हाथ मेज पर बड़े करीने से रखे, उनकी ओर झिझकती हुई नज़रों से देख रही थी। श्री विक्रम ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को सामने रखकर, जैसे कि सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहे हों। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं रही है। मैंने तुम में एक दृढ़ता देखी है और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि तुम्हें एक कंधे की, एक सहारे की ज़रूरत है ताकि ज़िंदगी इतनी कठोर न रह जाए। प्रिया चुप रही। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री विक्रम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनके हर शब्द से उसे सांत्वना और आशंका दोनों महसूस हो रही थी। श्री विक्रम ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ में कहना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ उससे तुम हैरान हो सकती हो, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम इस पर विचार करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। यह शब्द प्रिया के कानों में बिजली की तरह गूंजे। वह स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आप क्या कह रहे हैं आपकी पत्नी? लेकिन हमारी उम्र, हमारी हैसियत। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। श्री विक्रम मुस्कुराए, उनकी आंखें उससे नहीं हटीं। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और तुम्हारे मन में निश्चित रूप से चिंताएं होंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यह सोचो कि यह प्रस्ताव सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैंने तुम में एक सुंदर आत्मा देखी है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं एक सच्चा परिवार बना सकता हूँ। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। श्री विक्रम, मैं आपकी बातों की बहुत सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूँ। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। श्री विक्रम ने सिर हिलाया, उनकी आंखें नरम हो गईं। मैं समझता हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझसे कहना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जान लो कि आज मैंने जो कहा है वह दिल से कहा है। प्रिया उस रात भारी मन से ढाबे से निकली। श्री विक्रम के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। वह घर जाने वाले रास्ते पर खड़ी होकर आकाश में धुंधले चांद को देख रही थी। जाती हूँ तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन क्या मैं सच में खुश रहूँगी? क्या मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे। उसे एक पल की भी शांति नहीं मिली। उस रात प्रिया अपने छोटे से बिस्तर पर लेटी रही, आंखें छत को घूरती रहीं। उसे अपने मुश्किल दिन याद आए, एक सुखी परिवार का सपना याद आया, लेकिन वह श्री विक्रम के साथ जीवन क्या ला सकता है इसके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर सकी। उनकी आंखें, उनकी आवाज़ और वे सभी रहस्य जो उसे महसूस हुए थे, सब कुछ एक उल्हन की तरह उसके दिमाग पर भारी पड़ रहे थे।
कई रातों तक बेचैन रहने के बाद प्रिया ने अपने दिल की बात साफ करने के लिए श्री विक्रम से फिर मिलने का फैसला किया। उसका दिल गरीबी से बाहर निकलने की इच्छा और उन चीज़ों के डर के बीच फटा जा रहा था जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं समझती थी। उस सुबह वह सामान्य से पहले ढाबे पर पहुंची। उसका मन भारी था। जब श्री विक्रम अपने शांत आचरण और दयालु आंखों के साथ दिखाई दिए तो प्रिया आगे बढ़ी। अपने कांपते हाथों को छिपाने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। श्री विक्रम, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। अगर आपकी बात सच्ची है तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में और आगे मेरा क्या इंतज़ार कर रहा है, इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। श्री विक्रम की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं जानता था कि तुम एक बुद्धिमान और सतर्क लड़की हो। तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन याद रखना, हर बात को स्वीकार करना आसान नहीं होता। और अगर तुमने सहमति दे दी है तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी पछताना न पड़े। शादी का समारोह सादा और शांत था। ज़्यादा मेहमान नहीं थे, बस श्री विक्रम के कुछ करीबी रिश्तेदारों और प्रिया के कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी रस्म थी। समारोह के बाद जब प्रिया हवेली में दाखिल हुई तो उसे पूरे माहौल में एक ठंडक महसूस हुई। घर शहर के बाहरी इलाके में था, घनी आबादी वाले इलाके से दूर। यह एक भव्य हवेली थी जिसमें ऊंची सफ़ेद दीवारें, बड़ी खिड़कियां और एक विशाल बगीचा था। लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं और क्रिस्टल झाड़ फानूसों से आती रोशनी लंबे गलियारों में संगमरमर के फर्श पर धुंधली परछाइयां बना रही थी। प्रिया का हर कदम उस खामोशी में गूंज रहा था जो डरावनी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक दूसरी दुनिया में आ गई है, एक ऐसी जगह जो सुंदर और रहस्यमयी दोनों थी। श्री विक्रम उसे एक एक कमरे से घुमाते हुए ले गए, लेकिन एक बड़े बंद दरवाजे के सामने रुक गए। यह मेरा दफ्तर है, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें भी नहीं। मुझे पूरी निजता की ज़रूरत है। उनकी आवाज़ गहरी और पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो गई। प्रिया बस सिर हिला सकी, हालांकि उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। इतना गंभीर क्यों? वह क्या छिपा रहे हैं? हवेली में जीवन कठोर नियमों के साथ शुरू हुआ। प्रिया को श्री विक्रम की अनुमति के बिना घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और हर रात वे उससे अपने कमरे में रहने के लिए कहते थे। इधर उधर घूमने की मनाही थी। हालांकि श्री विक्रम हमेशा स्नेही और देखभाल करने वाले लगते थे, लेकिन इस नियंत्रण ने प्रिया को घुटन महसूस कराई। एक शाम जब वह लिविंग रूम की सफाई कर रही थी, उसने ऊपर से तेज कदमों की आवाज़ सुनी और फिर एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। प्रिया ने ऊपर देखा और श्री विक्रम की परछाई को गलियारे से गुजरते हुए अपने दफ्तर में जाते देखा। जिज्ञासा ने उसे यह जानने के लिए उकसाया कि क्या हो रहा है, लेकिन शादी के दिन सुबह उनकी गंभीर आंखें उसके दिमाग में फिर से कौंध गईं, जिससे वह झिझक गई। हवेली में रहते हुए प्रिया ने महसूस किया कि घर के नौकरों में कुछ अजीब बात थी। वे शायद ही कभी बात करते थे और जब भी वे उससे मिलते तो हमेशा एक सतर्क रवैया अपनाते थे। एक बार उसने बड़ी उम्र की हाउसकीपर से बात करने की कोशिश की। आंटी जी, यह घर थोड़ा उदास लगता है। पहले श्री विक्रम यहाँ किसके साथ रहते थे? हाउसकीपर चौंक गई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बहूजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें अतीत के बारे में बात करना पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ शांति से रहना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि ज़्यादा सवाल न पूछें। वह सिर झुकाकर जल्दी से चली गई, प्रिया को वहीं खड़ा छोड़ गई, जो जिज्ञासु और बेचैन दोनों महसूस कर रही थी। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। तहखाने से आती अजीब आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ छोटे जानवरों की आवाज़ है या दरारों से आती हवा की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ नियमित थी, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। प्रिया ने उठने का फैसला किया, धीरे से दरवाज़ा खोला
और अंधेरे गलियारे में बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वह तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ी। घना अंधेरा और सीलन की गंध ने उसे झिझकाया, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। वह एक एक सीढ़ी नीचे उतरी। उसके हाथ में टॉर्च की रोशनी आसपास की दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे धूल से ढकी अलमारियों और बड़े लकड़ी के बक्से दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने एक बक्सा खोला। उसके अंदर पुरानी डायरियां और कागज़ थे। उसने एक डायरी उठाई, पीले पड़ चुके पन्नों को पलटा और फिर उसके हाथ कांपने लगे जब उसने पहली पंक्तियां पढ़ी। तारीख, मुझे नहीं पता कि मैं और कितना सहन कर सकती हूँ। यह घर मेरी जेल है और वह मेरा जेलर है। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई। यह किसने लिखा है और जिस व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा है, क्या वह श्री विक्रम है? प्रिया तहखाने के उदास अंधेरे में चुपचाप खड़ी रही। डायरी के शब्दों ने उसके हाथों को कंपा दिया। उसकी आंखें हर पंक्ति पर टिकी थीं, जैसे उसे पढ़ी हुई बातों पर विश्वास न हो रहा हो। शब्द दर्द और निराशा से सने हुए लग रहे थे। तारीख, वह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शुरू में मैं उसकी विनम्रता और अमीरी से मोहित हो गई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके हाथों की कठपुतली मात्र हूँ जिसे नियंत्रित किया जाता है और इस घर को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। प्रिया की सांसें तेज़ हो गईं। यह लिखने वाली निश्चित रूप से उनकी पूर्व पत्नी है। वह फुसफुसाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने जल्दी से अगले पन्ने पलटे। उसके हाथ में टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जिससे उसकी परछाई पुरानी दीवारों पर नाच रही थी। तारीख, मैं भागना चाहती हूँ, लेकिन वह सब कुछ जानता है। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने जाने की हिम्मत की तो वह मेरे प्रियजनों को बर्बाद कर देगा। मुझे लगता है जैसे मैं इस घर में धीरे धीरे मर रही हूँ। प्रिया ने डायरी गिरा दी। यह एक सूखी आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरी, लेकिन उसके पास उसे उठाने का दिमाग नहीं था। उसका दिल जैसे रुक गया था। उसके दिमाग में सभी टुकड़े जुड़ने लगे। उनकी पूर्व पत्नी मर चुकी है, लेकिन क्यों? क्या उसकी मौत सच में एक दुर्घटना थी? उसने सिर उठाया, तहखाने के चारों ओर अपनी आंखें घुमाईं। उसके पैर अनजाने में उसे एक अंधेरे कोने की ओर ले गए, जहां एक बड़ा लोहे का संदूक बंद था। प्रिया घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ ठंडे ताले को छू रहे थे। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। निराशा में उसने डायरी की डोरी से बंधी एक छोटी सी चाबी देखी। उसने जल्दी से डायरी उठाई, चाबी निकाली और उसे ताले में डाल दिया। क्लिक की आवाज़ हुई और संदूक खुल गया, जिसमें पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ व्यक्तिगत सामान थे। प्रिया एक एक करके चीज़ों को देखती रही जब तक कि वह एक तस्वीर पर नहीं रुकी। तस्वीर में एक सुंदर महिला थी, जिसकी आंखें उदास थीं। वह श्री विक्रम के बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जबकि श्री विक्रम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह मुस्कान गर्मजोशी का एहसास नहीं दे रही थी, बल्कि नियंत्रण से भरी थी। तस्वीर के नीचे विरासत की संपत्ति के बारे में जानकारी वाला एक दस्तावेज था। प्रिया का दिल तब उछल गया जब उसने एक पैराग्राफ में अपना नाम देखा। कानूनी उत्तराधिकारी प्रिया श्री विक्रम सिंह की आधिकारिक पत्नी श्रीमती आशा देवी की सगी पोती। उसने एक हाँफती हुई सांस ली, अपने सीने को कसकर पकड़ लिया, जैसे अपने धड़कते दिल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। क्यों मेरा नाम यहाँ क्यों है? मैं उनकी पोती हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में सवालों की एक त्रुबी श्रृंखला दौड़ गई, जो उसे बचपन की धुंधली यादों में वापस ले गई। परिवार की पुरानी तस्वीरें अब एक लापता टुकड़े की तरह लग रही थीं, और वह टुकड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा था। वह तब चौंक गई जब उसने तहखाने के ऊपर से कदमों की आवाज़ सुनी। ऊपर से सीढ़ियों की दरार से रोशनी आई, साथ ही श्री विक्रम की ठंडी आवाज़ भी। प्रिया, तुम वहाँ नीचे क्या कर रही हो? प्रिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जब उसने श्री विक्रम की परछाई को दरवाजे के फ्रेम में देखा, वह वहाँ खड़ा था। उसका चेहरा अब सामान्य रूप से सौम्य नहीं था, बल्कि एक डरावनी ठंडक से भरा था। तुम्हें यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए था, उसने शांत
लेकिन धमकी भरी आवाज़ में कहा, आपने मुझसे कितनी बातें छिपाई हैं। मेरा नाम इन दस्तावेज़ों में क्यों है? वह आपकी पूर्व पत्नी। प्रिया हकला रही थी। हर सवाल एक धार की तरह निकल रहा था, लेकिन वह उन्हें खत्म नहीं कर पा रही थी। श्री विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनकी तेज़ आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। तुम्हें उन बातों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जो अतीत का है उसे वहीं रहने दो। मैंने तुमसे कहा था कि यह वह जगह है जहां तुम्हें कदम नहीं रखना चाहिए। प्रिया पीछे हटी। उसने तस्वीर और डायरी को कसकर पकड़ लिया। लेकिन यह सिर्फ अतीत नहीं है, यह मुझसे भी जुड़ा है। आपने सच छिपाया है और मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत है। श्री विक्रम रुक गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने का मौका दिया ताकि तुम्हें पहले की तरह गरीबी का सामना न करना पड़े। तुम्हें आभारी होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों में खोदना चाहिए जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम जिद करती हो तो मुझे दोष मत देना। ये शब्द एक धमकी की तरह थे और प्रिया समझ गई कि वह अब श्री विक्रम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं आपको सच को छिपाना जारी नहीं रखने दूंगी। यह सामने आना चाहिए। वह चिल्लाई, फिर अचानक सीढ़ियों की ओर भागी, अपने हाथों में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को कसकर पकड़े हुए। श्री विक्रम चिल्लाए, रुको प्रिया, मुझे वह करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। प्रिया सीढ़ियों की ओर भागी। उसके हर कदम तहखाने के ठंडे माहौल में गूंज रहे थे। उसने डायरी और दस्तावेज़ों को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि वे श्री विक्रम के भयानक नियंत्रण से बचने की सारी उम्मीद हो। लेकिन श्री विक्रम तेजी से उसके पीछे भागे। उनके भारी कदमों की आवाज़ से हवा में घुटन महसूस हो रही थी। रुको प्रिया, श्री विक्रम की आवाज़ गूंजी, अब शांत नहीं बल्कि धमकी से भरी हुई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुम नहीं सुनोगी तो परिणाम सिर्फ तुम्हें ही नहीं भुगतना पड़ेगा। प्रिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें डर से भरी थीं, लेकिन दृढ़ संकल्प से भी। आप मुझे क्यों धमका रहे हैं? अगर आप सच में निर्दोष हैं तो सच के सामने आने से क्यों डरते हैं? श्री विक्रम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन जल्दी ही अपना आक्रामक रूप वापस पा लिया। तुम कुछ नहीं समझती। मैंने जो कुछ भी किया वह अच्छे कारणों से किया। तुम पूरी कहानी नहीं जानती, इसलिए फैसला सुनाने की कोशिश मत करो। यह बात प्रिया पर ठंडे पानी की बौछार की तरह पड़ी, लेकिन उसने खुद को हारने नहीं दिया। वह सीढ़ियों की आखिरी कुछ सीढ़ियों पर चढ़ती रही, लेकिन तभी श्री विक्रम के कठोर हाथ ने उसकी बाँह पकड़ ली। एक जोरदार खिंचाव ने दोनों को लड़खड़ा दिया और उसके हाथ में मौजूद दस्तावेज सीढ़ियों पर बिखर गए। इधर दो, श्री विक्रम गरजे। उनकी आंखों में आग थी। उनका चेहरा अब पहले जैसा सौम्य नहीं था, बल्कि एक ऐसे जानवर की तरह क्रूर हो गया था जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। नहीं, मैं आपको सच छिपाना जारी नहीं रखने दूंगी। आपने दूसरों से बहुत कुछ छीना है और मैं आपको ऐसा करना जारी नहीं रखने दूंगी। दोनों के बीच एक भयंकर हाथापाई हुई। दस्तावेज का बंडल फट गया। कागज फर्श पर बिखर गए। एक कागज श्री विक्रम के सामने गिरा और उस पर लिखी सामग्री देखकर उनकी आंखों में दहशत दौड़ गई। प्रिया को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पुष्टि करने वाली पंक्ति। नहीं, तुम यह नहीं जान सकती, श्री विक्रम चिल्लाए। उनकी आवाज़ कांप रही थी और डर से भरी थी। वह बाकी कागज़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन प्रिया ने फुर्ती से डायरी उठा ली और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे सब पता चल गया, प्रिया चिल्लाई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मुझे पता है कि वह कौन थी। मुझे पता है कि उन्होंने क्या सहा। आपने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब आप मेरे साथ भी वही करने का इरादा रखते हैं। श्री विक्रम एक कदम पीछे हटे। उनका चेहरा गुस्से से उलझना। मैं बदल गया। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन जिद अभी भी हावी थी। प्रिया, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। मैं बस उसे बचाना चाहता था जो मैंने बनाया है। तुम नहीं समझती। मैंने सब कुछ परिवार के लिए किया, तुम्हारे भविष्य के लिए।
मेरे भविष्य के लिए प्रिया की आवाज़ ngैन गाँव गले में अटक गई। क्या आपने उनके भविष्य के बारे में सोचा? वह दुख में जीती रहीं, आपके द्वारा नियंत्रित की गईं और अंत में बिना किसी के सच जाने मर गईं। आप इसे सुरक्षा कहते हैं। श्री विक्रम चुप हो गए। उनके कंधे झुक गए, जैसे कि प्रिया के शब्दों ने उस सारे सच को उजागर कर दिया हो जिसे वे हमेशा दफनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन फिर वे सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। तुम नहीं समझती, वह वैसी आदर्श इंसान नहीं थी जैसा तुम सोचती हो। कुछ बातें हैं जो तुम कभी नहीं जान पाओगी। तो बताइए। प्रिया चिल्लाई। उसकी लाल आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। सब कुछ बताइए। मैं सब कुछ आपसे सुनना चाहती हूँ। आपसे ही ना कि झूठ या छिपाने के लिए गढ़ी गई कहानियाँ। तहखाने में हवा जैसे थम गई। श्री विक्रम ने एक गहरी सांस ली प्रिया को देखते हुए। उनकी आंखों में अब आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक गहरी थकान थी। अगर मैं बताता हूँ तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे बर्बाद नहीं करोगी। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक कारण था। प्रिया ने उन्हें देखा। उसका मन विरोधाभासों से भरा था। उसे नहीं पता था कि क्या वह उन पर एक बार फिर भरोसा कर सकती है, लेकिन वह जानती थी कि सच जानने का यही एकमात्र मौका है। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी उन पर टिकी थीं। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। श्री विक्रम ने फर्श पर बिखरे कागज़ों को देखा, फिर मुड़कर तहखाने के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी की ओर धीरे धीरे चले। वह बैठ गए। उनकी आंखें दूर शून्य में देख रही थीं, जैसे कि वह उस कहानी को फिर से बताने के लिए यादें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हों जिसे उन्होंने इतने सालों तक छिपाए रखा था। तुम सोचती हो कि इस त्रासदी के लिए मैं ही एकमात्र जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुम गलत हो प्रिया, पूरी तरह से गलत हो। श्री विक्रम ने सिर झुकाया। उनके पतले हाथ एक दूसरे से गूंथे हुए थे। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य दबाव को झेल रहे हों। तहखाने का माहौल इतना शांत था कि प्रिया को उनकी भारी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ में टॉर्च की धुंधली रोशनी श्री विक्रम के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनके माथे पर गहरी झुर्रियाँ और उनकी धुंधली आंखें दिखाई दे रही थीं जो थकान से भरी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह कहानी फिर से बतानी पड़ेगी, लेकिन तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो प्रिया। शायद तुम्हें सच जानने की ज़रूरत है। उनकी आवाज़ गहरी और खुरदरी थी। अब पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी, बल्कि एक भारी उदासी थी। मेरी पूर्व पत्नी आशा वैसी कमज़ोर महिला नहीं थी जैसा तुम सोचती हो। वह मजबूत, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन यही महत्वाकांक्षाएं त्रासदी का कारण बनी। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें उनसे नहीं हटीं। आपका क्या मतलब है? मैंने उनकी डायरी पढ़ी है। उन्होंने जो लिखा है उससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत दुख सहा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं, जैसे वह उनके हर शब्द का सामना करना चाहती हो। श्री विक्रम ने सिर उठाया। उनकी आंखें प्रिया की आंखों से मिलीं। वह डायरी सही है, लेकिन यह सच का केवल एक हिस्सा है। तुम सोचती हो कि मैं उसे नियंत्रित करने वाला था, कि मैंने उसे दुख दिया, लेकिन तुम नहीं जानती कि आशा ने भी अपनी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा के लिए भयानक काम किए थे। प्रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। उसका मन विरोधाभासों से भर गया। आपका क्या मतलब है? कैसी महत्वाकांक्षाएं? श्री विक्रम ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने के लिए। वह हमेशा सब कुछ हासिल करना चाहती थी, संपत्ति, प्रतिष्ठा और इस परिवार में सत्ता। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने उसे नियंत्रित करने की कोशिश करके गलती की, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं डरता था। मुझे डर था कि अगर वह सब कुछ हासिल कर लेती जो वह चाहती थी, तो यह परिवार नष्ट हो जाएगा। प्रिया ने डायरी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से टूट रही थी, लेकिन यह उसे कैद में महसूस कराने के आपके कृत्य को सही नहीं ठहराता।
उसे स्वतंत्रता का अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए था। मैं अपनी गलतियों से इनकार नहीं करता, प्रिया श्री विक्रम ने दबी हुई आवाज़ में कहा। उनकी आंखें लाल होती। लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं भी बस एक इंसान हूँ। मेरे भी डर हैं, कमज़ोरियाँ हैं, और ये सब कुछ खोने के डर से शुरू हुए। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। माहौल फिर से शांत हो गया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें नरम हो गईं। अगर आपको सच में पछतावा है तो आपने सब कुछ क्यों छिपाया? आपने शुरू से ही सच क्यों नहीं स्वीकार किया? श्री विक्रम फीकी हंसी हंसे, एक ऐसी मुस्कान जो व्यंग्यात्मक और दर्दनाक दोनों थी। क्योंकि मैं डरता था प्रिया, मुझे डर था कि सच न केवल मुझे बल्कि तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। तुम उसकी एकमात्र बची हुई पोती हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस दलदल में घसीटी जाओ, लेकिन शायद मैं गलत था। प्रिया चुप रही। श्री विक्रम के शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका दिल दो टुकड़ों में बंट गया हो। एक तरफ उसे उनके नियंत्रण से उन्होंने आशा के साथ जो किया उससे और उन रहस्यों से नफरत थी जो उन्होंने छिपाए थे, लेकिन दूसरी तरफ उसने उनकी आंखों में एक गहरा पछतावा देखा। एक बूढ़ा आदमी जो अपने बचे हुए आत्म सम्मान से चिपके रहने की कोशिश कर रहा था। आपको पछतावा हो सकता है, उसने गहरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि आप गलत थे। आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं चुप नहीं रह सकती। मैं इस सच को सामने लाऊंगी ताकि उन्हें शांति मिल सके। श्री विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि उसके शब्दों ने उन्हें हरा दिया हो। तुम्हें जो करना है करो प्रिया, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। शायद यह मेरे किए की कीमत चुकाने का समय है। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के डायरी और दस्तावेज उठाए और तहखाने से बाहर निकल गई। सुबह के सूरज की धुंधली रोशनी में उसने पुलिस को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी थी। मेरे पास संपत्ति से संबंधित एक मामले का सबूत है और शायद एक संदिग्ध मौत का भी। मुझे सुरक्षा और जांच में सहायता की आवश्यकता है। इस बीच श्री विक्रम तहखाने में अकेले बैठे रहे। उनके कंधे झुके हुए थे। उनकी आंखें दूर शून्य में देख रही थीं। वह रोए नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक टूटन साफ झलक रही थी, जैसे एक व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया हो। वह सही थी। वह फुसफुसाए, उनकी आवाज़ खाली जगह में गूंज रही थी। मैं सच में किसी के लायक नहीं हूँ। प्रिया लिविंग रूम में बैठी, डायरी और दस्तावेज़ों को कसकर पकड़े हुए, जैसे कि यह उसे सभी अनिश्चितताओं से बचाने वाली ढाल हो। उसकी आंखें दीवार पर लगी घड़ी से नहीं हट रही थीं। हर सेकंड धीरे धीरे बीत रहा था, जैसे यातना हो। बाहर सुबह की धूप बड़ी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। संगमरमर के फर्श पर धुंधली रोशनी की धारियां बना रही थी। हवेली का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। मुख्य दरवाज़ा खुला और दो पुलिस अधिकारी अंदर आए। वे वर्दी में थे। उनका आचरण गंभीर था। एक लंबा अधिकारी प्रिया की ओर बढ़ा। क्या आप वही हैं जिन्होंने फ़ोन किया था? प्रिया उठी, सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। हाँ, मेरे पास इस घर में जो कुछ हुआ है उसका सबूत है। यह श्री विक्रम की पूर्व पत्नी की मौत और उस संपत्ति से संबंधित है जिसे उन्होंने छिपाया है। उसके साथ आया युवा अधिकारी प्रिया को शक की नज़र से देख रहा था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जो कह रही हैं वह सच है? यह एक बहुत गंभीर आरोप है। निश्चित रूप से, प्रिया ने डायरी और दस्तावेज़ों को मेज पर रखते हुए कहा, उसमें लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए। यह श्रीमती आशा श्री विक्रम की पूर्व पत्नी की डायरी है। इसमें लिखा है कि उन्होंने क्या सहा, और मुझे यह भी सबूत मिला है कि उन्होंने उनकी और मेरी संपत्ति छिपाई है। बड़े अधिकारी ने भौहें सिकोड़ ली। उनकी आंखों में आश्चर्य था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। हाँ, मैं उनकी सगी पोती हूँ। ये दस्तावेज यह साबित करते हैं। उसने एक दस्तावेज खोला, एक पुराने जन्म प्रमाण पत्र की ओर इशारा किया, जिस पर पारिवारिक संबंध स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। वह मेरी माँ की बड़ी बहन थी।
मुझे यह सच तब तक नहीं पता था जब तक मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। इस बीच श्री विक्रम अपने दफ्तर में बैठे थे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी। जब पुलिस अधिकारी अंदर आए तो उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने बस एक गहरी सांस ली, जैसे कि वे इस पल के लिए तैयार थे। मुझे पता था कि यह दिन आएगा। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा। बड़ा पुलिस अधिकारी उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखें तेज थीं। श्री विक्रम, हमें मिस प्रिया से संपत्ति छिपाने और श्रीमती आशा की मौत से संबंधित आपके व्यवहार के बारे में सबूत मिले हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे श्री विक्रम? फीकी हंसी हंसे उनकी आंखें थकान से भरी थीं। उसने सब कुछ ढूंढ लिया है ना। खैर, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी आंखें दूर देख रही थीं, जैसे यादों को खंगाल रहे हों। आशा एक मजबूत, महत्वाकांक्षी महिला थी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। वह शादी सिर्फ एक दिखावा थी। वह हमेशा उससे ज़्यादा चाहती थी जो मैं दे सकता था, और मैंने उसे अपने पास रखने के लिए सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसी नियंत्रण ने उसे धीरे धीरे मार डाला। पुलिस अधिकारी ने नोट्स लिए। उसकी आंखें उन पर टिकी थीं। आपका क्या मतलब है? क्या उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी? श्री विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। नहीं, यह एक दुर्घटना नहीं थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। उसने सब कुछ खत्म करने का रास्ता खुद चुना। उसने कहा कि अगर वह मुझसे दूर नहीं हो सकती तो वह कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। उनकी आवाज़ टूट गई। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे नहीं रोका। मैंने उसे बहुत लंबे समय तक सहने दिया। उनके कबूलनामे ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। बड़े पुलिस अधिकारी ने धीरे से सांस ली। क्या आप जानते हैं कि आपका व्यवहार गलत था? आपने न केवल उसे नियंत्रित किया, बल्कि उसकी संपत्ति का भी दुरुपयोग किया। श्री विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता है, लेकिन जब वह चली गई तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे डर था कि सब कुछ ढह जाएगा। मुझे अपने अपराध का सामना करने से डर लगता था। जब श्री विक्रम से पूछताछ की जा रही थी, प्रिया लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। श्री विक्रम के हर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसे लगा कि उसका दिल भारी हो गया है। वह पूरी तरह से शैतान नहीं है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान भी नहीं है। उसने चुपचाप सोचा। उसे वे समय याद आए जब श्री विक्रम ने उसकी देखभाल की थी, जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई थीं और जो कोमल निगाहें उन्होंने उसे दी थीं। लेकिन अब सब कुछ झूठ के रंग में रंगा हुआ था। जब पुलिस श्री विक्रम को घर से बाहर ले गई तो उन्होंने आखिरी बार प्रिया को देखा। प्रिया, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वही करो जो तुम्हें सही लगे। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी तरह नहीं जियोगी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें हवेली से बाहर निकलते देखा। उसका मन हजारों भावनाओं से भरा था जिन्हें वह नाम नहीं दे सकती थी। इस घटना के बाद प्रिया को आधिकारिक तौर पर श्रीमती आशा की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन उसने इसे अपने लिए नहीं रखा। उसने पूरी संपत्ति एक महिला और अनाथ बच्चों के लिए सहायता केंद्र बनाने के लिए दान करने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसका मानना था कि अगर आशा जीवित होती तो वे भी यही चाहती। जब केंद्र पूरा हो गया, प्रिया इमारत के सामने खड़ी होकर प्रवेश द्वार पर सम्मानपूर्वक लटकी श्रीमती आशा की तस्वीर को देख रही थी। दादी जी, मुझे उम्मीद है कि यह उन गलतियों का प्रायश्चित होगा जो उन्होंने और मैंने देखी हैं। वह फुसफुसाई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन अपने दिल की गहराई में प्रिया जानती थी कि यह कहानी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। उसने खुद से पूछा कि क्या उसने सही किया? क्या सच वाकई पूरी तरह से सामने आ गया है, या अभी भी कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानती? श्री विक्रम की गिरफ्तारी को 1 साल बीत चुका था। प्रिया ने विरासत में मिली पूरी संपत्ति महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए एक सहायता केंद्र बनाने में लगा दी। केंद्र का नाम आशा की किरण रखा गया।
श्रीमती आशा की याद में जिनके साथ प्रिया को हमेशा एक विशेष जुड़ाव महसूस होता था, भले ही वे कभी नहीं मिली थीं। केंद्र जल्दी ही कई महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल बन गया जिन्होंने दुर्व्यवहार सहा था, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना घर खो दिया था, और उन लोगों के लिए भी जो अपना रास्ता भटक गए थे और खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया अब पहले जैसी भोली भाली लड़की नहीं रही थी। जीवन ने उसे दृढ़ता और ताकत सिखाई थी, लेकिन इसने उसे कई दर्द और आंतरिक संघर्षों का सामना करने के लिए भी मजबूर किया था। हर दिन वह केंद्र में लोगों के लिए खुद भोजन तैयार करती, हर कोने की जांच करती, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। लेकिन अपने दिल की गहराई में प्रिया जानती थी कि अतीत का एक हिस्सा अभी भी उस पर भारी पड़ताए रहा था, जो वास्तव में हल नहीं हुआ था। एक दोपहर जब प्रिया केंद्र के पुराने दस्तावेज़ों की सफाई कर रही थी, एक अजनबी आदमी गेट पर दिखाई दिया। उसने एक अच्छी तरह से सिला हुआ सूट पहना था। उसका चेहरा तराशा हुआ था। उसकी आंखें तेज थीं, लेकिन उनमें एक रहस्यमयी आभा थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। उसकी गहरी गर्म आवाज़ गूंजी, माफ़ कीजिए, क्या मैं मिस प्रिया से मिल सकता हूँ? प्रिया बाहर आई। उसकी आंखों में थोड़ी सतर्कता थी। मैं प्रिया हूँ। आप कौन हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उस मुस्कान में एक ठंडक थी जिसे समझना मुश्किल था। मैं श्री विक्रम सिंह के परिवार का वकील हूँ। उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को संभालने के लिए अधिकृत किया था। शायद आप यह जानना चाहेंगी। प्रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। उसका मन संदेह से भर गया। श्री विक्रम के वकील, मुझे लगा कि सब कुछ बहुत पहले ही सुलझ गया था। उन्होंने और क्या छिपाया है? उस आदमी ने मेज पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा जो एक जटिल ताले से बंद था। उन्होंने मुझसे ये बक्सा आपको देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। इसके अंदर जो कुछ भी है वह अतीत के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। क्या आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? प्रिया ने बक्से को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह क्या चाहते हैं? जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने मुझसे क्या छिपाया है? उसने बक्सा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसका भारीपन महसूस किया। धन्यवाद, मैं इसे खुद खोलूंगी। वकील फीकी हंसी हंसा। मुझे उम्मीद है कि आप सच का सामना करने के लिए काफ़ी मजबूत हैं। यह कहकर वह मुड़कर चला गया। प्रिया को वहीं खड़ा छोड़ गया। उसका मन हजारों विचारों से भरा था। प्रिया बक्सा अपने दफ्तर में ले आई, उसे मेज पर रखा। वह बैठ गई। उसकी आंखें जटिल ताले को ध्यान से देख रही थीं। उन्होंने यह बक्सा क्यों छिपाया? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है? वह बुदबुदाई, फिर वकील द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों के साथ लगी। छोटी चाबी उठाई और धीरे से ताला खोल दिया। बक्सा खुला, जिसमें पुराने दस्तावेज, एक तस्वीर और एक नोटबुक थी। प्रिया ने तस्वीर उठाई और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये एक पारिवारिक तस्वीर थी जिसमें श्री विक्रम, श्रीमती आशा और उसकी माँ थी। माँ प्रिया फुसफुसाई, आंसू छलक पड़े। यह तस्वीर तब ली गई थी जब उसकी माँ बहुत छोटी थी। श्रीमती आशा के बगल में खड़ी थी। दोनों खुशी से मुस्कुरा रही थीं। वे सच में बहनें थीं। उसने नोटबुक खोली। हर पन्ने पर श्री विक्रम के शब्द लिखे थे, लेकिन जिस ठंडक की उसने कल्पना की थी उसके विपरीत ये शब्द पछतावे से भरे थे। प्रिया, अगर तुम इन पंक्तियों को पढ़ रही हो तो शायद मेरे पास तुमसे बात करने का मौका नहीं बचा है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। तुम्हारे पास ऐसा करने का कारण है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैंने जो कुछ भी किया, चाहे सही हो या गलत, वह सब इस परिवार के प्रति प्रेम से उपजा था। मैं किसी और को नहीं खोना चाहता था। तुम्हारी माँ ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसे मैंने कभी अपनी सगी बेटी माना था। जब वह चली गई तो मैं खुद नहीं रहा। प्रिया ने एक एक पन्ना पलटा। उसके दिल में भावनाएं उमड़ पड़ी। उन्होंने सच में मेरी माँ से प्यार किया था। वह फुसफुसाई, आंसू गिरकर शब्दों को धुंधला कर रहे थे। जैसे ही प्रिया सच को समझने लगी,
केंद्र से एक फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि एक कर्मचारी ने एक अजनबी को दूर से उसे देखते हुए देखा है। उसके दिल में एक बेचैनी का एहसास हुआ। क्या ये रहस्य अभी ख़त्म नहीं हुए हैं? क्या कोई और इस संपत्ति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? प्रिया जानती थी कि उसकी यात्रा अभी रुक नहीं सकती। श्री विक्रम ने जो कुछ भी छोड़ा था, प्रेम और गलतियां दोनों ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया था, जहां उसे खोज सामना और उन चीज़ों की रक्षा करना जारी रखना था जिन पर वह विश्वास करती थी। केंद्र से फ़ोन आने के बाद प्रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि बक्से का दिखना और उसके अंदर के रहस्यों ने उन चीज़ों को जगा दिया था जिनकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह उठी दफ्तर की बालकनी में गई। यहाँ से वह केंद्र के सामने वाली सड़क देख सकती थी। सब कुछ शांत था, लेकिन अब उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। फ़ोन की घंटी बजी। प्रिया चौंक गई। मेज पर रखा फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ केंद्र का प्रबंधक था। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। प्रिया मैडम, मैंने अभी एक अजनबी आदमी को केंद्र के गेट के बाहर खड़ा देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर देखता रहा और फिर चला गया। मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में लगातार संदेह उठ रहे थे। क्या आप उसे पहचान पाए? वह कैसा दिखता था? लंबा पतला, उसने टोपी पहन रखी थी जो उसका आधा चेहरा ढौंक रही थी। मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह हम पर नज़र रख रहा हो। प्रिया ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। धीमी आवाज़ में कहा, अगर वह फिर से दिखाई दे तो मुझे तुरंत फ़ोन करना और सुनिश्चित करना कि केंद्र में कोई भी अकेला बाहर न जाए, खासकर शाम को। जी, मैं ऐसा ही करूँगा। उस रात जब प्रिया अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी तो उसे दरवाजे के ठीक सामने एक अजीब सा पार्सल मिला। बाहर भेजने वाले का कोई पता नहीं था। बस टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में एक पंक्ति थी, बहुत देर होने से पहले रुक जाओ। उसने भौहें सिकोड़ लीं, सावधानी से बक्सा खोला। अंदर आशा की किरण केंद्र की दूर से ली गई एक तस्वीर थी। तस्वीर में वह स्पष्ट रूप से महिलाओं के एक समूह के साथ बात करते हुए खड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसने तस्वीर मेज पर रखी। यह कौन कर रहा है? वे क्या चाहते हैं? उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, घटना के बारे में बताया। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। युवा पुलिस अधिकारी ने नोट्स लिए, सहानुभूति भरी नज़रों से उसे देखा। मिस प्रिया, हो सकता है कि यह सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से एक मनोवैज्ञानिक धमकी हो जो आपके संपत्ति संभालने से नाखुश हो, लेकिन हम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के आसपास गश्त बढ़ा देंगे। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में वह जानती थी कि यह मामला इतना सरल नहीं है। प्रिया अपने दफ्तर में वापस आई। श्री विक्रम की नोटबुक फिर से खोली। आखिरी कुछ पन्नों में नामों और फ़ोन नंबरों की एक लंबी सूची थी। वह हर नाम को देखती गई, लेकिन वे कुछ भी परिचित नहीं लग रहे थे। आखिरी पन्ने पर उसने टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में एक पंक्ति देखी, वे कभी भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें वह छीनने मत देना जो तुम्हारा है। वे कौन है? प्रिया फुसफुसाई। उसने नोटबुक को कसकर पकड़ लिया। ये शब्द एक चेतावनी की तरह थे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या श्री विक्रम संपत्ति को उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो इसे हड़पना चाहते थे? उसने फ़ोन उठाया और सूची में पहले नंबर पर फ़ोन किया। एक गहरी खुरदरी पुरुष आवाज़ आई, कौन है? मैं प्रिया हूँ, श्रीमती आशा की पोती और इस संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी। मैं जानना चाहती हूँ कि श्री विक्रम ने ऐसा क्या किया था कि आपका नाम इस सूची में है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह आदमी फीकी हंसी हंसा। मुझे लगा था कि तुम आखिरकार पहुँच जाओगी, लेकिन मैं फ़ोन पर बात नहीं करता। अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो इस पते पर आ जाओ। उसने जल्दी से एक पता बताया, फिर फ़ोन काट दिया, इससे पहले कि प्रिया कुछ और पूछ पाती। अगली सुबह प्रिया ने दिए गए पते पर जाने का फ़ैसला किया।
यह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कैफ़े था। वह अंदर गई, माहौल अंधेरा और शांत था। कोने में एक बड़ी उम्र का आदमी जिसका चेहरा तराशा हुआ था और जिसने एक पुरानी बेसबॉल टोपी पहन रखी थी बैठा था। उसने ऊपर देखा, उसकी तेज़ आंखें उसे परख रही थीं। तुम प्रिया हो, है ना? वह बैठ गई। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। आप कौन हैं और आपका नाम श्री विक्रम की सूची में क्यों है? उस आदमी ने मुस्कुराकर एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। मैं सब कुछ टूटने से पहले श्री विक्रम के लिए काम करता था। उन्होंने अपना साम्राज्य प्रतिभा से नहीं बल्कि दूसरों को कुचलकर बनाया था। उनके बहुत सारे दुश्मन थे और मुझे लगता है कि अब वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं। वे दुश्मन कौन है? प्रिया ने तनावपूर्ण आवाज़ में पूछा। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ और गंभीर हो गई। वे लोग हैं जिन्हें उसने लूटा, बर्बाद किया ताकि वह सब हासिल कर सके जो वह चाहता था। लेकिन अब जब तुम उस संपत्ति को संभाल रही हो तो तुम उनका निशाना बन गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि धमकियां क्यों आ रही हैं? प्रिया को लगा जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। आपका मतलब है मैं खतरे में हूँ? सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा केंद्र, वे लोग जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रही हो, सब निशाना बनेंगे अगर तुम सावधानी से काम नहीं करोगी। उस मुलाकात से लौटकर प्रिया ने फैसला किया कि वह अकेले इसका सामना नहीं कर सकती। उसने केंद्र के प्रबंधन दल और पुलिस के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई ताकि केंद्र में लोगों की सुरक्षा की योजना बनाई जा सके। साथ ही उसने श्री विक्रम की नोटबुक में दी गई सूची की और गहराई से जांच शुरू की, इस उम्मीद में कि वह आने वाले खतरों को रोकने का कोई तरीका ढूंढ सकेगी। लेकिन अपने दिल की गहराई में प्रिया जानती थी कि यह एक कठिन लड़ाई की बस शुरुआत है। अंधेरे में छिपे दुश्मन न केवल उसे बल्कि उन मूल्यों को भी धमकी दे रहे थे जिन्हें वह बचाने की कोशिश कर रही थी। प्रबंधन दल और पुलिस के साथ बैठक के बाद प्रिया ने स्थिति की जटिलता को महसूस किया। आशा की किरण, केंद्र अब केवल ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक आश्रय स्थल नहीं था, बल्कि अंधेरे में छिपे लोगों का एक संभावित निशाना भी था। वह अपने दफ्तर की खिड़की के पास खड़ी होकर केंद्र के परिसर को देख रही थी। बच्चे मासूमियत से खेल रहे थे, महिलाएं हौस बोल रही थीं। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आने वाले तूफान का कोई अंदेशा ही न हो। केंद्र का प्रबंधक अंदर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था। प्रिया मैडम, मुझे अभी एक अजीब पत्र मिला है। ये आज सुबह रिसेप्शन डेस्क पर रखा हुआ था। उसने उसे एक काला लिफाफा दिया। प्रिया ने उसे लिया। उस पर लिखे शब्दों को देखकर उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। अतीत को अपने वर्तमान को मारने मत दो। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें श्री विक्रम कुछ अन्य लोगों के साथ खड़े थे। वे गंभीर दिख रहे थे। उनकी आंखें रहस्य से भरी थीं। लेकिन जिस चीज़ ने प्रिया का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा वह यह थी कि उनमें से एक वही आदमी था जिससे वह कल कैफ़े में मिली थी। वह पहले से सब कुछ जानता था। प्रिया बुदबुदाई। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। ये लोग कौन हैं और वे मुझसे क्या चाहते हैं? उस रात केंद्र सो गया, लेकिन प्रिया को शांति नहीं मिली। वह अपने दफ्तर में बैठकर पुलिस को सौंपने के लिए आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित कर रही थी जब अचानक परिसर के बाहर की रोशनी बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। क्या हुआ? वह बुदबुदाई खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर सब कुछ अजीब तरह से शांत था। उसने जल्दी से प्रबंधक को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तभी केंद्र के पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। प्रिया नीचे की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह पिछले आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा टूटा हुआ है। अजनबी लोग केंद्र के स्टोर रूम में तोड़ फोड़ कर रहे थे। एक ने सिर घुमाया। उसकी आंखें उससे मिली, ठंडी और चुनौती भरी। यह कौन है? मालकिन है ना? वह फीकी हंसी हंसा। उसकी आवाज़ उपहास से भरी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? केंद्र से तुरंत बाहर निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी।
प्रिया चिल्लाई शांत रहने की कोशिश करते हुए। वह आदमी उसके पास आया, उसका चेहरा धुंधली रोशनी में दिखाई दे रहा था। बुला लो, तुम बुला लो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस क्या कर लेगी? यह कोई खेल नहीं है छोटी लड़की, यह बड़ों का मामला है और तुमने गलत पक्ष चुना है। इससे पहले कि प्रिया जवाब दे पाती, केंद्र का एक सुरक्षा गार्ड टॉर्च लेकर दौड़ता हुआ आया। कोई है, वहीं रुक जाओ। अजनबी तुरंत भाग गए, पीछे एक अस्त व्यस्त दृश्य छोड़ गए। इस घटना के बाद प्रिया ने स्टोर रूम की जांच की और पाया कि उन लोगों ने न केवल घुसपैठ की थी, बल्कि जानबूझकर एक संदेश भी छोड़ा था। दीवार पर लाल रंग से उन्होंने लिखा था, जो तुम्हारा नहीं है उसे वापस कर दो। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब बल पहुंचा तो उन्होंने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली और कोने में एक कुचला हुआ कागज का टुकड़ा पाया। उस पर वित्तीय जानकारी और श्री विक्रम की संपत्ति से संबंधित एक चार्ट था। ये लोग स्पष्ट रूप से वह वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं जो वे सोचते हैं कि उनका है, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। लेकिन जिस चीज़ ने प्रिया का ध्यान खींचा वह चार्ट पर एक नाम था, रमेश कुमार। इस नाम ने उसे तहखाने में श्री विक्रम के साथ हुई बातचीत की याद दिला दी। उन्होंने एक बार रमेश नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख किया था जिसने अतीत में उन्हें धोखा दिया था। रमेश कुमार कौन है? प्रिया ने शक भरी आवाज़ में पूछा। पुलिस अधिकारी ने भौहें सिकोड़ लीं, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह व्यक्ति श्री विक्रम का करीबी सहयोगी हुआ करता था, लेकिन एक वित्तीय घोटाले के बाद श्री रमेश बिना कोई निशान छोड़े कंपनी से गायब हो गए। कई लोगों ने अफवाह उड़ाई कि उन्हें श्री विक्रम ने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर श्री रमेश सच में वापस आ गए हैं तो चीज़ें और भी जटिल हो सकती हैं। यह जानते हुए कि केंद्र और उसमें मौजूद लोगों की सुरक्षा खतरे में है, प्रिया ने फैसला किया कि वह और इंतज़ार नहीं कर सकती। उसने उस अजनबी से संपर्क किया जिससे वह कैफ़े में मिली थी, उससे और जानकारी देने का अनुरोध किया। श्री रमेश, वह कहाँ है? प्रिया ने फ़ोन पर पूछा। क्या तुम सच में उनसे मिलना चाहती हो? उनसे निपटना आसान नहीं है, उस आदमी ने चेतावनी दी। निश्चित रूप से, प्रिया ने दृढ़ आवाज़ में जवाब दिया। अगर वह इस सब का हिस्सा हैं तो मुझे सच जानना होगा। कुछ दिनों बाद प्रिया को बाहरी इलाके में एक सुनसान घर में ले जाया गया। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर ले गया। अंदर एक बड़ी उम्र का आदमी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी तेज़ आंखें उसे देख रही थीं। तुम प्रिया हो? उस आदमी ने गहरी, अधिकारपूर्ण आवाज़ में कहा। हाँ, और आप रमेश कुमार हैं? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। श्री रमेश ने धीरे से सिर हिलाया, एक टेढ़ी मुस्कान के साथ। तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बहादुर लगती हो, लेकिन बहादुरी ही काफ़ी नहीं है लड़की। तुम उस चीज़ को पकड़े हुए हो जिसे बहुत से लोग चाहते हैं, और मेरा विश्वास करो, उनमें से किसी की भी नीयत अच्छी नहीं है। आप श्री विक्रम की संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ और? श्री रमेश फीकी हंसी हंसे। उनकी तेज़ आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। दोनों। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उसे बचाने के लिए वह सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जो तुम्हारे पास है? प्रिया को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। यह मुलाकात सिर्फ जवाब खोजने के लिए नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि वह एक ऐसी लड़ाई में उतर चुकी है जिससे पीछे हटना नामुमकिन है। सुनसान घर का कमरा एक पुराने फिलामेंट बल्ब की पीली रोशनी में डूबा हुआ था। श्री रमेश कुमार एक अधिकारपूर्ण और थोड़ी थकी हुई मुद्रा के साथ प्रिया को ध्यान से धांधी देखा से रहे थे, जैसे वे उसके विचारों को पढ़ने के लिए उसकी आत्मा में झांकना चाहते हों। प्रिया उनके सामने खड़ी थी, अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसका दिल तूफानी लहरों से उथल पुथल था। मिस प्रिया, श्री रमेश ने गहरी लेकिन तेज़ आवाज़ में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उस चीज़ की रक्षा कर सकती हो
जो श्री विक्रम ने छोड़ी है श्रीमती आशा की पोती है ना। एक भोली भाली युवा लड़की एक ऐसी लड़ाई में उतर रही है जिसके बारे में वह कुछ नहीं समझती। मैं भोली नहीं हूँ, प्रिया ने दृढ़ नज़रों से जवाब दिया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे ये क्यों करना है। आप सोच सकते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं किसी को भी वह छीनने नहीं दूंगी जो आशा की किरण केंद्र का है। जिन मूल्यों का वह प्रतिनिधित्व करता है वे आपकी किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़े हैं। श्री रमेश फीकी हंसी हंसे आगे की ओर झुकते हुए। तुम सच में सोचती हो कि तुम सही काम कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि वह संपत्ति न केवल दूसरों के दर्द पर बनी है, बल्कि कई जिंदगियों के विनाश का स्रोत भी है? श्री विक्रम ने उन्हें पाने के लिए क्या किया, क्या तुम सच में जानती हो? मुझे पता है, प्रिया ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। मुझे पता है कि श्री विक्रम आदर्श नहीं थे और उन्होंने गलतियां की थीं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि उन्हें पछतावा था और मैं यहाँ उन गलतियों को सुधारने के लिए हूँ, उनसे भागने के लिए नहीं। श्री रमेश एक पल के लिए चुप हो गए। उनकी तेज आंखों में आश्चर्य जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। तुम सच में बहादुर हो, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन बहादुरी तुम्हें उन दूसरों से नहीं बचा सकती जो तुम्हें निशाना बना रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम उनका मुकाबला कर सकती हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद श्री रमेश ने आगे कहा, मैं श्री विक्रम का सहयोगी हुआ करता था। हमने सब कुछ एक साथ शून्य से बनाया था, लेकिन जब सत्ता और पैसा आया तो वह बदल गया। तुम जो जानती हो वह सिर्फ सतह है। क्या तुम जानती हो कि उसने किसके साथ सहयोग किया था? निगम भूमिगत संगठन। तुम्हें लगता है कि उसकी संपत्ति सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम है। प्रिया को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। मुझे पता है कि वह आदर्श इंसान नहीं थे, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वह इस संपत्ति को एक अच्छी चीज़ में बदलना है, न कि अतीत की गलतियों को जारी रखना। श्री रमेश हौंस पड़े, लेकिन उस हौंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम ऐसा चाह सकती हो, लेकिन दूसरे नहीं चाहते। मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा क्रूर लोग हैं, और अगर तुम झुकोगी नहीं तो वे चुप नहीं बैठेंगे। तुमने उन्हें कार्रवाई शुरू करते हुए देखा है ना? प्रिया को उन बार बार पीछा किए जाने, धमकी भरे पत्र और केंद्र में घुसपैठ करने वाले अजनबियों की याद आई। इन सब ने उसे एहसास दिलाया कि श्री रमेश की बात अतिशयोक्ति नहीं थी। तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? उसने शक की नज़र से पूछा। आप चुप रह सकते थे और मुझे अकेले लड़ने दे सकते थे। श्री रमेश अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी आंखें दूर देख रही थीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। मैं बस नहीं चाहता कि सब कुछ इस तरह से ख़त्म हो। मैंने बहुत विनाश देखा है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, प्रिया। श्री रमेश ने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, या तो सब कुछ छोड़ दो, उन लोगों को सब कुछ ले जाने दो और इस जगह से शांति से चली जाओ, या फिर तुम लड़ो, लेकिन लड़ने का मतलब उन खतरों का सामना करना है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल उठी। मैं हार नहीं मानूंगी। केंद्र में महिलाओं और बच्चों को मेरी ज़रूरत है। मैं उन्हें सिर्फ इसलिए अपना आश्रय खोने नहीं दे सकती क्योंकि मैं डरती हूँ। तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ज़िद्दी हो, श्रीहारी। में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा थी। अगर तुमने यह रास्ता चुना है तो तैयार हो जाओ। यह सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं है, यह लोगों के दिलों की लड़ाई है। जिन लोगों का तुम सामना करोगी वे सिर्फ धमकाएंगे नहीं, वे तोड़ फोड़ करेंगे, धोखा देंगे और तुम्हें झुकाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें सहयोगियों की ज़रूरत है, श्री रमेश ने तेज़ नज़रों से कहा। मैं तुम्हें उन लोगों की एक सूची दूंगा जिन्हें श्री विक्रम और उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था। उनमें से कुछ तुम्हारे पक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। हर कोई भरोसे के लायक नहीं है। उस मुलाकात से लौटकर प्रिया को लगा जैसे वह एक ऐसी लड़ाई में उतर रही है जिसका दुश्मन अदृश्य था, लेकिन दबाव स्पष्ट था। उसने पूरी रात
श्री रमेश द्वारा दी गई सूची को देखने में बिताई हर नाम, उनके पीछे की हर कहानी। कुछ वे लोग थे जिन्हें श्री विक्रम ने हेरफेर किया था, दूसरे नेटवर्क के भीतर छिपे लोगों के शिकार थे। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, उसने सोचा, यह उन लोगों के मूल्यों की रक्षा करने की लड़ाई है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। प्रिया भारी मन से केंद्र लौटी। उसके दिमाग में भविष्य के बारे में कई सवाल और चिंताएं थीं। मुख्य रास्ते से आती पीली रोशनी उसके चेहरे को धुंधला कर रही थी। वह तुरंत अंदर नहीं गई, बल्कि कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे तूफान के बीच थोड़ी शांति खोजने की कोशिश कर रही हो। श्री रमेश के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, तुम्हें सहयोगियों की ज़रूरत है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, अपने बैग में रखे दस्तावेज़ों के बंडल को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि उसे हारने की इजाज़त नहीं है। केंद्र में प्रवेश करते ही वह प्रबंधक से मिली, जो पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। प्रिया मैडम, अभी एक महिला आपको ढूंढने आई थी। उन्होंने कहा कि उनके पास श्री विक्रम और हमें ट्रैक करने वाले लोगों से संबंधित जानकारी है। प्रिया को लगा कि उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। उसकी आंखें सतर्कता से भर गईं जब उसने पूछा, वह कहाँ है? प्रबंधक ने स्वागत कक्ष की ओर इशारा किया, जहाँ एक बड़ी उम्र की सादे कपड़ों में एक महिला इंतज़ार कर रही थी। प्रिया अंदर गई, जांच पड़ताल की नज़रों से देखा और फिर धीरे से उनके सामने बैठ गई। महिला ने ऊपर देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक तात्कालिकता छिपी थी। तुम प्रिया हो, आशा की पोती है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। वे तुम्हें और इस केंद्र को नुकसान पहुँचाने की योजना बना रहे हैं। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तूफानी था। आप कौन हैं? आप यह सब कैसे जानती हैं? महिला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं आशा की दोस्त हुआ करती थी। जब उसने श्री विक्रम से शादी की तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी। बाद में मैंने उनके लिए भी काम किया और मुझे अच्छी तरह पता है कि उन्होंने अपना साम्राज्य बनाने के लिए किसके साथ सांठ गांठ की थी। तुम सोचती हो कि तुम श्री विक्रम का सामना कर रही हो, नहीं। असली खतरा वे लोग हैं जो उनके पीछे खड़े हैं। प्रिया ध्यान से सुनती रही। उसके हाथ मेज पर कसकर बौंधे थे। आप किसकी बात कर रही हैं? कृपया और स्पष्ट रूप से बताइए। महिला ने चारों ओर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। ये एक संगठन है। वे सिर्फ लालची व्यवसायी नहीं हैं, बल्कि अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं। श्री विक्रम उनके लिए सिर्फ एक मोहरा थे, और अब जब तुमने संपत्ति ले ली है तो वे तुम्हें एक खतरा मानते हैं। वे चाहते हैं कि तुम सब कुछ उनके नियंत्रण में रखो। प्रिया को लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना जटिल होगा, लेकिन डर को हावी होने देने के बजाय उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अगर आप उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हैं तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं नहीं चाहती कि इस केंद्र को खतरा हो, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को कोई खतरा हो। महिला धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। अगर तुम लड़ना चाहती हो तो तुम्हें पर्याप्त ताकत जुटानी होगी। श्री रमेश की सूची में लोगों को ढूंढो, वे तुम्हारे सबसे अच्छे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन याद कर सकती हूँ, रखना उनमें से कोई भी पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं है। यह मत भूलो कि श्री रमेश खुद भी इस खेल का हिस्सा थे। प्रिया ने महिला को धन्यवाद दिया, उसकी बातों को अपनी नोटबुक में लिख लिया। उसके जाने के बाद वह कमरे में बैठी रही। उसकी आंखें अपनी मेज पर रखी श्रीमती आशा की तस्वीर पर टिकी थीं। दादी जी, अगर आप जीवित होती तो निश्चित रूप से आप नहीं चाहती कि चीज़ें इस दिशा में जाएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं केंद्र और उसके द्वारा प्रस्तुत मूल्यों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ गहरी लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। उस रात प्रिया सोई नहीं। उसने श्री रमेश की सूची के हर पन्ने को पलटा, उन नामों को फ़ोन किया जिन पर उसे लगा कि वह भरोसा कर सकती है।
कुछ लोग मिलने के लिए तैयार हो गए, दूसरों ने उसका नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। लेकिन इससे वह हतोत्साहित नहीं हुई। हर फ़ोन कॉल के साथ उसे लगा कि वह एक ऐसी टीम को इकट्ठा करने के करीब आ रही है जो उसे मंडरा रहे खतरों का सामना करने में मदद कर सकती है। अगली सुबह वह सूची में से एक नाम से मिलने के लिए केंद्र से निकली। वह एक युवा महिला थी जो पहले श्री विक्रम द्वारा संचालित एक कंपनी में काम करती थी। जब प्रिया उस कैफ़े में पहुंची जहां उन्होंने मिलने का समय तय किया था, तो उसने महसूस किया कि वह महिला पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें थकान से भरी थीं, लेकिन उनमें उम्मीद भी चमक रही थी। तुम प्रिया हो, है ना? महिला ने उठकर उससे हाथ मिलाया। मैं मीरा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने सोचा था कि मैं कभी भी श्री विक्रम से कोई वास्ता नहीं रखना चाहूँगी, लेकिन अगर तुम सच में सब कुछ बदलना चाहती हो तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। प्रिया को लगा जैसे अंधेरे के बीच एक प्रकाश की किरण चमक उठी हो। धन्यवाद मीरा। मुझे केंद्र की रक्षा के लिए हर संभव मदद की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है कि तुम उस संगठन के बारे में क्या जानती हो जिससे श्री विक्रम जुड़े हुए थे। मीरा बैठ गई। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। वे सिर्फ व्यवसायी नहीं हैं, वे पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करते हैं। वित्त, राजनीति और वे चीज़ें जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। वे अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि उस संगठन में कुछ लोग उनके तरीकों से सहमत नहीं हैं। अगर हम इन लोगों को ढूंढ सकें तो शायद हमारे पास एक मौका होगा। बातचीत पूरी सुबह चली और जब वह कैफ़े से निकली तो प्रिया जानती थी कि वह एक ऐसी लड़ाई में उतर चुकी है जहां हर कदम जीवन या मृत्यु का हो सकता है, लेकिन उसने खुद को रुकने नहीं दिया। मीरा और दूसरों की मदद से उसे विश्वास था कि वह कर सकती है जिसका सामना करने की हिम्मत श्री विक्रम ने भी नहीं की थी। सीधे अंधेरे का सामना करना। प्रिया की लड़ाई अब पहले से कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। मीरा से मुलाकात के बाद उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई, लेकिन साथ ही यह भी समझ गई कि आगे का रास्ता अनपेक्षित खतरों से भरा होगा। केंद्र लौटकर प्रिया ने तुरंत अपने मुख्य कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई। छोटे से बैठक कक्ष में पीली रोशनी सभी के तनावपूर्ण चेहरों पर पड़ रही थी। प्रिया ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में बैठक शुरू की। सब लोग, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से हम बहुत दबाव और खतरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि यह केंद्र सिर्फ एक आश्रय स्थल नहीं है, बल्कि आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। हम किसी भी ताकत को इसे नष्ट नहीं करने देंगे। एक सुरक्षा गार्ड ने चिंतित आवाज़ में कहा, लेकिन प्रिया मैडम, जिन लोगों का हम सामना कर रहे हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। उनके पास सत्ता है, पैसा है और वे हिंसा का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाते। क्या हमारे पास उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत है? प्रिया ने उसे दृढ़ संकल्प से भरी नज़रों से देखा। हम शारीरिक रूप से उनसे कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा साहस और एकता हमारा सबसे मजबूत हथियार होगा। उनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन उनके पास न्याय नहीं है। पूरा कमरा चुप हो गया। प्रिया के हर शब्द ने जैसे सभी में नई ताकत भर दी हो। केंद्र के प्रबंधक ने कहा, प्रिया मैडम सही कह रही हैं। हम यहाँ तक आ गए हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद के लिए सब कुछ करेंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्मजोशी लेकिन दृढ़ता से भरी थीं। धन्यवाद सब लोग, लेकिन अब से हमें दोगुना सतर्क रहना होगा। केंद्र के सभी फाटकों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। मैं पुलिस से अतिरिक्त गश्ती दल के लिए संपर्क करूंगी। साथ ही मैं चाहती हूं कि हर कोई किसी भी असामान्य बात को नोट करे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बैठक के बाद प्रिया अपने दफ्तर में वापस आई। उसने अपनी नोटबुक खोली, उन नामों की सूची बनाई जिनसे उसने संपर्क किया था और जिनसे वह मिलने की योजना बना रही थी।
लेकिन जब वह फ़ोन करने वाली थी तो उसके इनबॉक्स में एक अजीब ईमेल आया। यह बिना किसी प्रेषक पते के था, बस एक छोटा सा विषय था, बहुत देर होने से पहले रुक जाओ। प्रिया ने क्लिक किया अंदर। उसकी और मीरा की कैफ़े में सुबह की तस्वीर थी। उसका दिल अचानक बैठ गया। वे मुझ पर नज़र रख रहे हैं। वह फुसफुसाई। एक बेचैनी की भावना तेज़ी से बढ़ी। तभी उसका फ़ोन बजा। यह मीरा थी। प्रिया, मुझे लगता है कि हम पर नज़र रखी जा रही है। अभी एक अजीब कार मेरे घर के सामने खड़ी थी और मैंने किसी को तस्वीरें लेते हुए देखा, मीरा ने चिंतित आवाज़ में कहा। प्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत रहो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को भेजूंगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, अकेले कहीं मत जाना। फ़ोन रखने के बाद प्रिया को लगा कि उसका दिल और भारी हो गया है। वह जानती थी कि उसके हर कदम पर नज़र रखी जा रही है और अंधेरे में छिपे दुश्मन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन डरने के बजाय उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। अगर वे खेलना चाहते हैं तो मैं भागूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल उठी। अगले दिन प्रिया ने लंबी लड़ाई की तैयारी के लिए पहले कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने वकीलों से संपर्क किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र की सभी संपत्तियां कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। साथ ही उसने उनके बेकानूनी लोगों से संपर्क करने का तरीका ढूंढा जिनका मीरा ने उल्लेख किया था। भूमिगत संगठन के असंतुष्ट सदस्य। हालांकि यह आसान नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह दुश्मन को अंदर से विभाजित कर सकती है तो उसके पास जीतने का एक और मौका होगा। इस बीच खतरे और भी स्पष्ट होते गए। एक रात जब प्रिया देर तक काम कर रही थी, उसने खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज़ सुनी। वह आगे बढ़ी, पर्दा हटाया और आंगन में एक आदमी की परछाई देखी। उसकी आंखें सीधे उसके कमरे में देख रही थीं। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने फ़ोन से उसकी तस्वीर ली और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मैंने अभी केंद्र के आसपास एक अजनबी को देखा है, कृपया तुरंत आएं, उसने दृढ़ आवाज़ में कहा। पुलिस 15 मिनट के भीतर पहुंची, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। उन्हें बस केंद्र के गेट पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, इस बार यह सिर्फ एक चेतावनी है, हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। कागज को हाथ में लिए हुए प्रिया को अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। वे मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं, उसने खुद से कहा। जब सुबह हुई, प्रिया जानती थी कि लड़ाई वास्तव में शुरू हो चुकी है। श्री विक्रम के अतीत के साए अब न केवल उसे बल्कि उन मूल्यों को भी धमकी दे रहे थे जिनकी वह रक्षा कर रही थी। लेकिन उसके दिल में दृढ़ संकल्प की आग अभी भी जल रही थी। वह जानती थी कि जब तक वह हार नहीं मानेगी, वह जीतने का एक तरीका ढूंढ लेगी, चाहे आगे का रास्ता कितना भी लंबा और खतरनाक क्यों न हो। प्रिया तैयार थी। यह सिर्फ उसकी आशा की किरण केंद्र की और उन मूल्यों की कहानी का अंत नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में प्रिया ने खुद को आराम करने की इजाज़त नहीं दी। वह श्री रमेश द्वारा दी गई सूची में हर एक कापतूदी व्यक्ति से मिली, श्री विक्रम के पीड़ितों से लेकर उन लोगों तक जो उन भूमिगत संगठनों में काम करते थे जिनसे श्री विक्रम जुड़े हुए थे। हर मुलाकात ने नए टुकड़े दर्दनाक कहानियाँ और ऐसे सच सामने लाए जिनसे उसका अपने लक्ष्य पर विश्वास और भी मजबूत हो गया। सबसे यादगार मुलाकातों में से एक श्रीमती शर्मा के साथ थी, जो कभी श्री विक्रम के स्वामित्व वाली एक कंपनी की अकाउंटेंट थी। श्रीमती शर्मा अब बाहरी इलाके के एक छोटे से जर्जर घर में रहती थी। उन्होंने पूरी दोपहर प्रिया को उन वित्तीय चालों के बारे में बताने में बिताई जो श्री विक्रम ने की थी। तुम्हें पता है, श्रीमती शर्मा ने पश्चाताप भरी नज़रों से कहा, वह हमेशा क्रूर नहीं थे। शुरू में वह वास्तव में कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन सत्ता और महत्वाकांक्षा ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने उन लोगों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया जिनसे उन्हें नहीं करना चाहिए था, और वहीं से सब कुछ गलत हो गया। प्रिया सुनती रही।
हर विवरण को नोट करती रही। क्या आपको लगता है कि उस संगठन के लोग अभी भी सक्रिय हैं? श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में चिंता चमक उठी। मुझे यकीन है कि वे अभी भी हैं, और अगर तुम सब कुछ बदलना चाहती हो तो वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि उनमें ऐसे लोग हैं जो संगठन के तरीकों से सहमत नहीं हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ सको तो शायद तुम्हारे पास एक मौका होगा। श्रीमती शर्मा के घर से निकलकर प्रिया को लगा जैसे वह एक भूल भुलैया में भटक रही है। टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। वह केंद्र लौटी लगातार काम करती रही। लंबी रातों में वह अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी दस्तावेज़ों को फिर से पढ़ने में समय बिताती, संगठन की कमज़ोरियों की तलाश करती। लेकिन साथ ही वह केंद्र में लोगों की देखभाल करना भी नहीं भूली। प्रिया के लिए केंद्र न केवल दूसरों के लिए एक आश्रय था, बल्कि खुद के लिए भी एक आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत था। एक शाम जब प्रिया अपने दफ्तर में दस्तावेज़ों की जांच कर रही थी, मीरा एक नए दस्तावेज़ों का बंडल लेकर आई। मुझे श्री विक्रम द्वारा उस संगठन के साथ किए गए कुछ वित्तीय लेन देन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। मीरा ने दस्तावेज़ों का बंडल मेज पर रखते हुए कहा, ये लेन देन एक गुप्त निवेश कोष से संबंधित हैं। अगर हम इसका पता लगा सकें तो शायद हम वर्तमान प्रमुख को ढूंढ लेंगे। प्रिया ने दस्तावेज़ों का बंडल खोला। उसकी आंखें हर पन्ने को ध्यान से पढ़ रही थीं। धन्यवाद मीरा, यह हमारे लिए आगे बढ़ने की कुंजी हो सकती है। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। प्रिया, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो? ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं हैं जिसका हमने कभी सामना किया हो। वे सिर्फ कुछ दस्तावेज़ों की वजह से नहीं रुकेंगे। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मुझे पता है कि वे खतरनाक हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वे कई और लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते रहेंगे। मैं चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। दोनों ने अगले कदम के लिए विस्तृत योजना बनाई। प्रिया ने पुलिस के साथ सहयोग करने का फैसला किया ताकि इन दस्तावेज़ों को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाती, एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस रात केंद्र के भंडारण क्षेत्र के एक हिस्से में आग लग गई। आग तेज़ी से फैली और हालांकि सुरक्षा दल और अग्निशामकों ने इसे बुझाने की पूरी कोशिश की। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। जब आग पर काबू पा लिया गया, प्रिया खंडहरों के बीच खड़ी थी। उसका दिल दर्द से भर गया था। वह जानती थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। संगठन के पीछे के लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी और वे उसे नष्ट करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन हार मानने के बजाय प्रिया को अपने अंदर एक और आग जलती हुई महसूस हुई, दृढ़ संकल्प और न्याय की आग। अगर वे सोचते हैं कि वे मुझे हार मानने पर मजबूर कर सकते हैं तो वे गलत हैं। वह फुसफुसाई। उसकी आंखें दृढ़ता से चमक उठीं। अगले दिन प्रिया ने अपनी टीम के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हम पर हमला हुआ है और यह सिर्फ शुरुआत है, उसने दृढ़ आवाज़ में कहा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सुरक्षा बढ़ाओ, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संग्रहीत करो और किसी भी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहो। लड़ाई अब सिर्फ केंद्र की रक्षा करने के बारे में नहीं थी, बल्कि उन मूल्यों की रक्षा करने के बारे में भी थी जिनके लिए प्रिया खड़ी थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता कांटों से भरा होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अकेली नहीं है। मीरा, केंद्र की टीम और उन सहयोगियों के समर्थन से जिन्हें वह बनाने की कोशिश कर रही थी, प्रिया अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार थी। और चाहे चीज़ें कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाएं, उसे विश्वास था कि अंत में प्रकाश की जीत होगी। यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की लड़ाई थी जिन्हें चोट पहुंची थी, जिन्हें भुला दिया गया था और जो अंधेरे में आशा की एक किरण की तलाश में थे। प्रिया अपनी लड़ाई के अंतिम मोड़ पर खड़ी थी। कई घटनाओं, नुकसान और खतरों के बाद उसे सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मिल गया था।
उस संगठन के प्रमुख की असली पहचान जिसका वह सामना कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि श्री रमेश कुमार थे, वही आदमी जो कभी खुद को सहयोगी होने का दावा करता था। आग के बाद बचे हुए दस्तावेज़ों और संगठन के शिकार लोगों के बयानों के माध्यम से सच सामने आया। श्री रमेश ने प्रिया के विश्वास का फ़ायदा उठाया था ताकि वह उन दस्तावेज़ों तक पहुंच सके जो उसने एकत्र किए थे, ताकि वह खुद से जुड़े सभी निशान मिटा सके। प्रिया ने एक अंतिम मुलाकात में श्री रमेश का सामना किया। उसने एक शांत कैफ़े चुना जहां हर कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन सकता था। श्री रमेश अपने सुरुचिपूर्ण रूप और ठंडी बातचीत आँखों के साथ दिखाई दिए। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने शांत लेकिन सतर्क आवाज़ में पूछा। मैं चाहती हूँ कि आप स्वीकार करें, प्रिया ने दृढ़ नज़रों से कहा। स्वीकार करें कि आप ही उन सभी घटनाओं के पीछे हैं। श्री विक्रम को हेरफेर करने से लेकर मेरे केंद्र को नष्ट करने तक, यह खुद को बचाने का आपका एकमात्र मौका है। श्री रमेश हौंस पड़े, एक फीकी लेकिन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। तुम सोचती हो कि तुम्हारे पास मुझे स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की पर्याप्त ताकत है। तुम सिर्फ कुछ बेकार दस्तावेज़ों वाली एक युवा लड़की हो। लेकिन आप गलत हैं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मेरे पास सिर्फ दस्तावेज नहीं हैं, मेरे पास गवाह हैं, वे लोग जिन्होंने आपके लिए काम किया, जिन्हें आपने धोखा दिया। और सबसे बढ़कर मेरे पास न्याय है। आप जो करते हैं वह कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप भागते रह सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी। माहौल भारी हो गया। श्री रमेश कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। उनकी आंखों में थोड़ा पछतावा था, लेकिन जल्द ही उसकी जगह ठंडक ने ले ली। तुम जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर हो प्रिया, लेकिन तुम नहीं समझती। यह दुनिया तुम्हारे तर्क के अनुसार काम नहीं करती। जो मजबूत है वह जीतेगा और जो कमज़ोर है उसे कुचल दिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि वास्तव में कौन मजबूत है, प्रिया ने उठते हुए जवाब दिया। यह मेरी आखिरी चेतावनी है श्री रमेश। सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने से पहले अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अगले दिन प्रिया ने पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी छापेमारी की, उन दस्तावेज़ों और सबूतों का उपयोग करते हुए जो उसने एकत्र किए थे। श्री रमेश संगठन के कई अन्य सदस्यों के साथ एक गोदाम में गिरफ्तार किए गए, जहां वे एक गुप्त सौदा कर रहे थे। सबूतों और संगठन के शिकार लोगों के बयानों के दबाव में श्री रमेश को कई अपराधों में अपनी भूमिका स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब सब कुछ शांत हो गया, प्रिया आशा की किरण केंद्र में लौट आई। वह बालकनी पर खड़ी होकर आंगन में खेलते बच्चों बातें करती और हंसती महिलाओं को देख रही थी। हालांकि कुछ भी आसान नहीं था। वह जानती थी कि वह जीत गई है, ना केवल दुष्टों पर एक जीत, बल्कि डर और अन्याय पर भी एक जीत। उसने सिर उठाकर नीले आकाश को देखा। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। दादी जी, मैंने यह कर दिखाया, वह फुसफुसाई, जैसे श्रीमती आशा से कह रही हो, जिन्होंने उसे लड़ने के लिए प्रेरित किया था। जब सूर्यास्त ने आशा की किरण केंद्र पर एक कोमल सुनहरा रंग बिखेरा, प्रिया आंगन में एक लकड़ी की बेंच पर चुपचाप बैठी थी। उसका दिल अब लड़ाई के दबावों से भारी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन छोड़ गया था जिसे नाम देना मुश्किल था। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा, उन उज्जवल मुस्कानों को देखा जिनका उसने कभी सपना देखा था। मैंने इस जगह की रक्षा की, लेकिन मेरा क्या? प्रिया ने धीरे से सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। अपने दिल में उसने महसूस किया कि हालांकि उसने केंद्र और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए अनगिनत चुनौतियों को पार कर लिया था, लेकिन उसने अभी तक वह नहीं पाया था जिसकी उसे वास्तव में लालसा थी, खुद के लिए खुशी। कठिनाइयों और नुकसान के बीच प्रिया भूल गई थी कि वह भी एक परिवार घर कहलाने वाली जगह और सच्चे प्यार की हकदार है। अचानक मीरा एक कप गर्म चाय लेकर आई। प्रिया, मुझे लगता है कि तुम आराम करने और अपने लिए थोड़ी खुशी खोजने की हकदार हो।
क्या तुम हमेशा ये नहीं कहती कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है? मीरा ने कोमल लेकिन सार्थक आवाज़ में कहा। प्रिया मुस्कुराई, अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करते हुए। तुम सही कह रही हो। शायद अब समय आ गया है कि मैं भागना बंद करूं और अपनी असली खुशी की तलाश में अपनी यात्रा शुरू करूं। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी और अपने दिल की गहराई से प्रिया जानती थी कि वह एक और यात्रा का सामना करने के लिए तैयार है। एक ऐसी यात्रा जो लड़ने के लिए नहीं बल्कि ठीक होने और उस प्यार को खोजने के लिए है जिसकी वह हमेशा से लालसा रखती थी। लेकिन क्या उस रास्ते पर वह क्या पाएगी? क्या अतीत के घाव सच में भर जाएंगे या उसकी खुशी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या प्रिया आखिरकार अपने लिए खुशी ढूंढ पाएगी? उसकी भावनात्मक और सार्थक यात्रा की खोज के लिए दूसरे भाग का इंतज़ार करें।